नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और राजनीति के अंदर हम नीति निर्देशक तत्व जो है उस बिंदु पे हम पढ़ रहे थे। आपको मैंने मूल अधिकार करवाए और मूल अधिकारों के साथ में आपको नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ाए। दोनों का आपको संबंध भी बताया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार हैं वो न्यायालय के अंदर वाद योग्य होते हैं और नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, एक नहीं है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है वो एक नहीं है, बल्कि क्या एक दूसरे के पूरक है। 2 नंबर मैंने आपको बता दिया कि दोनों में से जो मूल अधिकार है वो न्यायालय के अंदर वाद योग्य है, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, और नीति निर्देशक तत्व वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था नीति निर्देशक जो तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। और आपको पता है अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लगभग। मैंने आपको नीति निर्देशक तत्वों के जो संबंध थे, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये अनुच्छेद जिनके अंदर ये वर्णन दिया गया है और कौन कौन से बिंदु इन अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने रखे थे। आपको पता है जैसे ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान का विकास हुआ, तो संविधान के विकास के साथ साथ ही ये नीति निर्देशक तत्व है वो विकसित हुए थे। उसके साथ साथ ही हुए थे, न कि कोई ये बाद का परिणाम नहीं है, बल्कि उसी समय का ये परिणाम है। और नीति निर्देशक तत्व जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपनी दूरदृष्टिगत देखते हुए और इनको संविधान के अंदर डाला और राज्य का कर्तव्य बनाया गया कि राज्य वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा। लेकिन एक याद रखना कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं, वे अधिकार होते हैं, ये भी अधिकार हैं और मूल अधिकार भी क्या एक प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो इन्होंने कहा भारत में सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र। क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा कि जो भाग 4 है वो भारत में सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया कि संविधान का भाग 4 यानी नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो क्या है? भारत में सामाजिक आर्थिक घोषणा पत्र है। क्या कहा था? भारत में सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र है। ये कहा, किसके द्वारा कहा गया? ये डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विधि का बहुत बढ़िया
ऐसे ज्ञाता थे और उन्हीं की दूरदृष्टि का ये परिणाम है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान के अंदर डाले गए और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में डालने का मुख्य उद्देश्य है क्या हो सके, समाज का सामाजिक विकास हो सके और आर्थिक विकास हो सके। क्योंकि समाज का उत्थान करने के लिए और लोगों का आर्थिक उत्थान करने के लिए राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है और ये सरकार का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य की जो जनता है उसका सामाजिक और आर्थिक क्या करे, विकास करे। और इस हेतु ही ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के भाग 4 को भारत में सामाजिक व आर्थिक क्या कहा है, घोषणा पत्र कहा है। तो ये बड़ी विशेष बहुत ही अच्छी बात है कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने खास करके ऐसा क्यों कहा, ये चीजें क्यों डाली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि समाज के अंदर जो दलित वर्ग हैं, जो गरीब तबका है, जो क्या होता है, जो विकसित, जो बड़े आर्थिक रूप से जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके सामने क्या न्याय स्थापित नहीं हो पाता है। तो आपको बता देता हूं, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत की जनता में न्याय स्थापित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो ये घोषणा पत्र है ये दिया गया और ये अंबेडकर जी के द्वारा भाग 4 में रखा गया। और भाग 4 को ही क्या कहा, संविधान का भाग 4 है वो भारत में सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र का भी, ये सरकार का, राज्य का क्या एक प्रकार घोषणा पत्र है। इससे पहले आपको वो भी याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारतीय संविधान का भाग 3 है और भाग 3 के अंदर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है या हृदय कहा है, ये कहा। लेकिन अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा, अधिकारों के बारे में क्या कहा, ये दोनों चीजें आपको खास तरीके से याद रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से एक विद्वान आए थे जिनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने भारतीय संविधान का जो भाग 3 है और 4 है दोनों ही संविधान की आत्मा कहा है। किसने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। याद रखना, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया, भारतीय संविधान का भाग 3 तथा 4 दोनों ही संविधान की आत्मा है। देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा जो भारतीय संविधान का भाग 3 है और भाग जो 4 है इन्हें संविधान की आत्मा का है। देखिए कितना एक जबरदस्त इस प्रकार से ये कहा गया कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है और भाग 4 वो संविधान की आत्मा है। बड़े ही सुंदर शब्दों के अंदर इसको ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने इन्हें पिरोया है और इसलिए कहा क्योंकि जो भाग 3 है वो क्या करता है, वो भारतीय संविधान जो है वो भारतीय लोगों को उनको मूल अधिकार प्रदान करता है। और जब मूल अधिकार नहीं रहते हैं, जब मूल अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होंगे तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसलिए ये संविधान की आत्मा कहलाती है भाग 3। और भाग 4 को संविधान की आत्मा क्यों कहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 को आत्मा कहने का उद्देश्य है कि इससे क्या होता है, समाज के जो लोग होते हैं, भारत के जो लोग हैं उन्हें सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार से क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जो गरीब तबका है, जो विषम परिस्थितियों के अंदर जो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समाज के अंदर राज्य क्या करेगा, नीतियां बना करके समान रूप से उन लोगों तक पहुंचाएगा जिससे उनका जो जीवन है वो क्या बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा और अपना विकास भी वो कर सकेंगे। तो सीधी सी बात यही है कि जो भाग 4 है वो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो भारतीय लोगों के विकास करने पर बल देता है, भारत का विकास करने पर बल देता है, गरीबी अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। तो इस प्रकार से
ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 दोनों को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत ही अच्छा। और इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। वाकई में ये सोचने वाली चीजें हैं कि उस समय के अंदर इनके द्वारा इतना बढ़िया इसमें समावेशन कर और संविधान का निर्माण किया गया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक एक जो आपका अनुच्छेद है उसके बारे में, प्रत्येक एक आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं, क्योंकि 36 से 51, और आपको एक विशेष तौर से याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहां से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाए हैं। अब अनुच्छेद 36 के अंदर क्या किया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखिए, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। एक तो आर्टिकल 12 के अंदर भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, वो मूल अधिकारों की दृष्टि से परिभाषित किया गया है। जबकि ये जो अनुच्छेद 36 है इसमें नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, और जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी परिभाषा भी इसी के अंदर दी गई है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। तो अनुच्छेद 36 के अंदर ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और नीति निर्देशक तत्वों की भी इसके अंदर परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? नीति निर्देशक तत्वों की क्या दी गई है? इसमें परिभाषा दी गई है। तो ये भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो लागू करना किसका? राज्य का कर्तव्य बनाया गया है। किसका? राज्य का कर्तव्य बनाया गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व है, और इससे क्या होगा? भारतीय लोगों का सामाजिक व और क्या होगा? इससे आर्थिक विकास होगा। और क्या? इस नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो राज्य है, राज्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करेगा। बहुत ही अच्छा इसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 37। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 के बारे में, 37 के बारे में एक तो ये है कि जो न्यायालय है वो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों में बदलाव नहीं कर सकता। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ऐसा प्रावधान है वो आर्टिकल 37 में किया गया है। यानी यह जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है वो न्यायालय के अंदर अधिमान्य नहीं है, वो मान्य नहीं होगा वहां पे। उसके बाद में लेकिन हाँ, ये आशा की जाती है कि देश के शासन को, प्रशासन को मूलभूत रूप से ये क्या करेगा? समझेगा। इसे देश के प्रशासन में मूलभूत समझे जाएंगे ये। और यही कारण है कि राज्य के कुछ नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो लागू कर दिए गए हैं, और कुछ नहीं किए गए, कुछ को आंशिक रूप से लागू किया गया है। तो सीधा सी यही है, अनुच्छेद 37 में ये कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में मान्य नहीं है। हम यूं कह सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है।
उसके बाद में और हम क्या कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा इस सिद्धांत को लागू किया गया है। कुछ लागू किया भी गया है, कुछ को लागू नहीं भी किया गया है। और न्यायालय जो है इसके अंदर ये फुल फ्लेश पावर ये है कि जो न्यायालय है, न्यायालय राज्य द्वारा बनाई गई नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं। देखिए, हमें याद करना है कि किस प्रकार से ये आर्टिकल याद होंगे हमारे। तो छत बोलते हैं, 36 को क्या बोलेंगे? छत बोलेंगे। और नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा में कहाँ बैठ के दूंगा? छत पे बैठ के दूंगा। उसके बाद में आर्टिकल 37 को बोलना है शांति। क्या बोलना है? शांति बोलना है। और कहते हैं ना, थोड़ी शांति रख, न्यायालय नीतियों में बदलाव नहीं करेगा। थोड़ी सी शांति रख, शांति रख, न्यायालय नीति में बदलाव नहीं करेगा। इस प्रकार से हम ये याद करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 38। कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल 38 पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए, हम आर्टिकल 38 के अंदर क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 38 जो है उसके अंदर लोक कल्याण पर बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया है? लोक कल्याण पे बल दिया गया है। क्या होता है ये लोक कल्याण? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये राज्य का सिद्धांत है। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाएगा, अभिवृद्धि करेगा। तो अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था अपनाएगा। अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था अपनाएगा। कहने का मतलब कि जो आर्टिकल 38 है इसके अंदर राज्य क्या करेगा? जनता के कल्याण के लिए। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है, समाज के उत्थान के लिए, उस पूरी सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर के योजना बनाएगा। किस समाज के अंदर किस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे क्या हो? समाज का भला हो सके। तो इस प्रकार से ये प्रावधान है वो किए गए आर्टिकल 38 के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 39 के अंदर। और आर्टिकल 39 के अंदर है वो क्या है? समाजवाद से संबंधित इसके अंदर सूत्र दिया गया है। किससे संबंधित है? समाजवाद से संबंधित इसमें सूत्र दिया गया 39 के अंदर। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। जैसे कि अगर कोई स्त्री और पुरुष दोनों एक ही पद पर कार्य करते हैं या एक ही प्रकार का अगर कोई कार्य किया जाता है तो दोनों को समान रूप से वेतन पाने का वो प्रावधान इसके अंदर किया गया है कि किसी भी प्रकार के साथ में भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय संसाधन है उनका प्रयोग वो जनहित के लिए किया जाएगा। ऐसा इसके अंदर प्रावधान है वो किया गया है। और जो जितने भी जो नागरिक होते हैं, देश के जो नागरिक हैं, उन्हें समान अवसर सुलभ करवाए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। ये करना राज्य का क्या बनाया गया है? कर्तव्य बनाया गया है। तो हम देखते हैं आगे। हम अनुच्छेद 38 के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी समाज की व्यवस्था को बना करके रखेगा। और समाज की व्यवस्था इस प्रकार से बना करके रखेगा कि लोक कल्याण हो। आगे जो आर्टिकल 39 जो है
इसके अंदर विशेष कुछ 3 बातें समाहित की गई है, 3 सिद्धांतों को समाहित किया गया है कि पहला तो ये है कि राज्य है वो सभी लोगों के लिए जो रोजी रोटी है, सभी लोगों के लिए जो रोजी रोटी है उसके पर्याप्त अवसर है वो उपलब्ध करवाएगा। यानी अनुच्छेद 39 क्या बताया है कि राज्य इसके अंदर सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? सिद्धांत दिए हैं। कितने? 3 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर पहली बात क्या कही है? पहली बात ये कही है कि राज्य लोगों को रोजी के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। कि जो समाज है, जो राज्य है, और राज्य के अंदर जैसे गरीब व्यक्ति भी रहते हैं, अमीर व्यक्ति भी रहते हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी के बीच में जो गरीब व्यक्ति है वो अपना पालन पोषण है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण है वो नहीं करवा सकते, और किसी कारणवश उनकी जो रोजी रोटी है वो भी वो सही ढंग से नहीं कमा पाते। इसीलिए जो नीति निर्देशक तत्व है इसके अंदर राज्य को ये दायित्व दिया गया है आर्टिकल 39 के अंदर कि राज्य है वो लोगों को रोजी रोटी के लिए समान अवसर है वो उपलब्ध करवाएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है वो भूखा न सोए, ये राज्य का कर्तव्य है वो बनाया गया है। उसके बाद में जो राष्ट्रीय संसाधन है, राज्य जो है, राज्य राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग जनहित यानी लोकहित के लिए करेगा। अब देखिए, जितने भी राष्ट्रीय संसाधन हैं, जो भी राष्ट्रीय हमारे संसाधन हैं, जिनसे जो भी आय होगी, जो भी इनकम होगी, उस इनकम का प्रयोग है वो जनहित के लिए किया जाएगा, और जो राष्ट्रीय संसाधन जो है उनको भी समान रूप से उनका वितरण किया जाएगा। ये भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है आर्टिकल 39 के अंदर। और विशेष तौर से जो मुख्य प्रावधान है वो ये है, जो आपको याद भी रखना है। क्या रखना है? स्त्री व पुरुष को समान कार्य या यूं कहें समान पद के लिए समान वेतन पाने का प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा, यानी स्त्री राज्य करेगा। अब देखिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो भी कोई भी एक जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर है और फर्स्ट ग्रेड टीचर में एक स्त्री है और एक पुरुष है, तो दोनों को जो वेतन है, सैलरी जो है वो बिल्कुल समान इक्वल मिलेगी। ये नहीं है भी स्त्री को कम दे दिया जाए या पुरुष को ज्यादा दे दिया जाए, यानी लैंगिक आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पे जो हमारे लिंग से संबंधित जो भेदभाव है, लिंग भेदभाव को क्या करेगा? राज्य समाप्त करेगा। ऐसा इसके अंदर क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। जैसे अब देखिए 39 के अंदर 3 प्रकार की जो बातें हैं वो लिखी गई है। एक तो ये लिखा गया है कि राज्य जो लोग हैं उनके रोजी रोटी के लिए समान अवसर वो उपलब्ध करवाएगा। ये नहीं है किसी को ज्यादा अवसर मिल जाए या किसी को कम अवसर मिल जाए। दूसरा है राष्ट्रीय जो संसाधन है उसका प्रयोग केवल जनहित के लिए करेगा और किसी कार्य के लिए नहीं करेगा। कौन? राज्य। नेक्स्ट जो प्रावधान है 3 नंबर का वो ये है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी के लिए समान वेतन होगा। ये 39 के अंदर लिखा गया है, जो बहुत ही एक अच्छा प्रावधान किया गया है। अब देखिए, हमें याद करना है
अगर आपको 39 याद करना है तो आपको पता है 38 को बोलेंगे अड़ना, क्या बोलेंगे? अड़ना। और लोक कल्याण, कहते हैं ना अगर लोक कल्याण नहीं हुआ तो मैं अड़ जाऊंगा, लोक कल्याण नहीं हुआ तो मैं अड़ जाऊंगा, 38 है। उसके बाद में 39 को बोलना है उन्हें ताली, क्या बोलना है? उन्हें ताली। देखो याद करने के लिए ये खास जो ट्रिक्स का मैंने उपयोग किया है, इसको बोलना है अड़ना, अड़ना, और इसको बोलना है उन्हें ताली। आपको पता है समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिला तो उन्हें देख के क्या बजाई? ताली बजाई। यानी स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिला तो क्या बजाई? ताली बजाई। उन्हें ताली बजाई, उन्होंने ताली बजाई। तो इस प्रकार से ये 39 का जो प्रावधान है। अब एक 39A भी जोड़ा गया था, आपको पता है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 के अंदर, उसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया था 39A जोड़ा गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का ये प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का प्रावधान। तो देखिए नोट लगा करके ये भी हमने याद रखना है क्या किया गया था। अपने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रावधान किया गया। क्या किया गया था? प्रावधान किया गया। क्या किया गया था इसमें? प्रावधान ये किया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अब देखिए जो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो ये अनुच्छेद जोड़ा गया था वो ये जोड़ा गया था कि समान न्याय, ये अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 39A ये जोड़ा। देखिए ये अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा और इसके अंदर क्या कहा गया? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यह प्रावधान किया गया। अब देखिए कैसे किया गया। जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है और वो कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने के लिए कमजोर है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसे निःशुल्क वकील दिया जाए, निःशुल्क उसको विधिक सहायता प्रदान की जाए। तो ये राज्य का कर्तव्य बनाया गया है जिससे सभी के साथ में क्या हो सके? समान न्याय हो सके। तो ये आर्टिकल 39A है, वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है? कोई भी अगर गरीब व्यक्ति जो होता है, जो न्याय पाने के लिए न्यायालय के अंदर वकील करने में असमर्थ है, उसकी भारी भरकम जो फीस होती है वो देने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति के अंदर ये नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किया गया। कौन से में? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कि उसको समान प्रकार से न्याय दिलवाने के लिए राज्य क्या करेगा? उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार से उसे कोई फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा, बिल्कुल क्या होगा? निःशुल्क होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? 40 है। और इस आर्टिकल 40 के अंदर पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। किसका किया गया है? जो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। देखिए इसमें यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आपको पता है सबसे जो स्थानीय स्वशासन होता है, और स्थानीय स्वशासन के अंदर जो 3 प्रकार की जो स्थानीय संस्थाएं होती है, जैसे ग्राम पंचायत है, उसी प्रकार पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ये सारे पंचायती राज से संबंधित है। और इसका जो गठन करेगा वो कौन करेगा? राज्य करेगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए।
कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और एक ग्राम पंचायत का गठन करेगा, तो इसमें ग्राम पंचायत के अंदर कौन होंगे? पूरे ग्राम के नागरिक होंगे। नागरिक ये क्या करेंगे? वोट देते हैं और इन्हीं में से एक व्यक्ति क्या होता है? निर्वाचित होता है और वो क्या बनेगा? सरपंच बनेगा। वो देखिए ग्राम पंचायत अपने यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था। और आपको पता होगा ये बलवंत राय समिति का गठन किया गया था। समिति का गठन, और यह समिति का गठन हुआ था 1957 के अंदर। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1957 के अंदर और त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। आपको पता है इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होती है, एक तो होता है गांव की होगी जिसे बोलेंगे ग्राम पंचायत। क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत। ये सबसे निचले स्तर में होती है। उसके बाद में ग्राम पंचायत से जो ऊपर होती है उसे बोलते हैं पंचायत समिति। क्या बोलेंगे? पंचायत समिति बोलेंगे। और इसी प्रकार से 3 नंबर पे जो है उसे बोलेंगे जिला परिषद। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था इसका प्रावधान किया गया था। अब देखिए मैं आपको पंचायती राज से जुड़ा हुआ कुछ और तथ्य भी बताऊंगा। आपको पता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया था। सर्वप्रथम क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और ये सर्वप्रथम जो उद्घाटन हुआ था ये आपको पता है कब हुआ था? सन 1959 के अंदर हुआ था। और उस दिन थी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर राजस्थान के अंदर है वो ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया था। जो पंचायती राज है इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया था। अब देखिए पंचायती राज का जो सपना था वो महात्मा गांधी का था और महात्मा गांधी जी के इस सपने को साकार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जो पंचायती जो संस्थाएं हैं, जैसे तीनों प्रकार की मैंने ये पंचायती जो संस्थाएं बताई है, ये पंचायती संस्थाओं का जो गठन करना है वो किसका काम है? राज्य का काम है। राज्य के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। और इनका जो चुनाव है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो देखिए इन सारी संस्थाओं का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इन संस्थाओं का चुनाव है वो करवाया जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है कि राज्य है वो ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 41। तो इससे पहले हम देखते हैं 40 को कैसे याद करें। 40 को बोलना है हनुमान चालीसा। क्या बोलना है? हनुमान चालीसा। यानी पंचायत शुरू करने से पहले किसका पाठ करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसका पाठ करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो एक बार मैं आपको जो 36 से लेकर के 40 हैं उनके बारे में बताता हूँ। 36 मैंने आपको बताया मैं नीतियां हैं, नीति निर्देशक तत्व है, उनकी परिभाषा है वो मैं छत पे देता हूँ। इसी प्रकार न्यायालय नीतियों में बदलाव नहीं करेगा, शांति रखिए। लोक कल्याण नहीं हुआ तो मैं अड़ जाऊंगा। और समान कार्य के लिए समान वेतन मिला तो उन्हें देख के क्या बजाई? ताली बजाई। और पंचायत शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा का क्या करना चाहिए? पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये जो आर्टिकल है ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अपने आर्टिकल 41 करते हैं। अब देखिए आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 41 है, इसके अंदर रोजगार से संबंधित राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को रोजगार है, उनके अवसर है वो सुव्यवस्थित रूप से क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। किसमें? आर्टिकल 41 के अंदर। जिससे क्या हो सके? राज्य के जो नागरिक हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो सके? मजबूत हो सके।
और वो अपना आर्थिक विकास भी कर सके। ये आर्टिकल 41 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। यानी राज्य है वो सभी को काम है, शिक्षा है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देगा। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य सभी को रोजगार के समान अवसर, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये किसका कर्तव्य बनाया गया है? ये राज्य का कर्तव्य बनाया गया है आर्टिकल 41 के तहत। इसके अंदर क्या होता है कि सभी प्रकार से रोजगार उपलब्ध करवाएगा, शिक्षा देकर के रोजगार उपलब्ध करवाएगा, समाज के अंदर पूर्ण रूप से वो सुरक्षा बनाए रखेगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो सके। ये आर्टिकल 41 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद में है अनुच्छेद 42। कौन सा है? आर्टिकल जो 42 है। आर्टिकल 42 के अंदर क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य जो करेगा कि राज्य काम की मानवीय दशाएं स्थापित करेगा और महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाएगी। तो ये चीज है कि जो राज्य है वो सरकार की राज्य है वो मानवीय दशाएं स्थापित करेगा। क्या करेगा? राज्य काम की मानवीय दशाएं स्थापित करेगा और क्या करेगा? महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। अब देखिए ये भी अनुच्छेद 42 के अंदर दिया गया है कि राज्य है वो काम की ऐसी मानवीय दशाएं उपलब्ध करवाएगा जिससे मानवीय काम हो और मानवों के द्वारा काम किया जाए। मशीनी काम है वो कम से कम हो, मानवों को जो व्यक्ति है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले काम करने के, और जो महिलाएं हैं उनको प्रसूति की सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी महिलाएं हैं वो प्रसूति के टाइम हैं उनको जैसे खाने पीने की है, हर प्रकार से उनको सुविधा वो उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत बहुत सी योजनाओं का निर्माण है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। प्रसूति महिलाओं को प्रसूति के टाइम है वो खाने पीने का प्रावधान है वो करता है। कुछ किस्तों के अंदर पैसे देने का भी काम है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 42 के अंदर है। तो ये हो गया अपने 36 से लेकर के और 42 तक। इससे जो आगे है अनुच्छेद 43 से लेकर के और जो हमारे 51 तक के जो प्रावधान है वो हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।